नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की व्याकरण एवं सामान्य हिंदी जो सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है, जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपीएसआई, लेखपाल और अदर कंपटीशन एग्जाम जिसमें व्याकरण या सामान्य हिंदी पूछी जाती है, वो आज से आपकी ऑनलाइन निःशुल्क कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हमारा वर्णमाला। वो है हमारा वर्णमाला, वर्णों की माला। हम बोल सकते हैं वर्णों का जो समूह है, हम उसे क्या बोल सकते हैं? वर्णमाला बोल सकते हैं। कहने का मतलब व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे वर्णमाला की, तो वर्णमाला में एक शब्द आ रहा है वर्ण। तो वर्णों को जानेंगे और वर्णों से पहले हम एक और चीज़ जानेंगे, वो है हमारी ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? जैसे मान लो आपने वर्णों का उच्चारण किया, तो जब वर्णों का उच्चारण किया तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी, जो आवाज़ निकलेगी वही हमारी क्या है? ध्वनि है। और इसी को हम बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो क्या है? ध्वनि है। अगर मान लीजिए ध्वनि ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप क्या लगा सकते हैं? वर्ण लगा सकते हैं। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? वर्ण। तो वर्ण क्या है? अब देखिए, जो ध्वनि निकली मुंह से, तो उसको हमने सबसे पहले काय में लिखना शुरू किया? वर्णों में। तो जब वर्णों में लिखना शुरू किया तो यही क्या हो जाएगा? भाषा का प्राथमिक लिखित रूप। प्राथमिक लिखित रूप मतलब सबसे पहले हम काय में लिख रहे हैं ध्वनि को? वर्णों में। ठीक है, और वर्णों में को ही हम बोल सकते हैं अक्षर। वर्णों को ही हम क्या बोल सकते हैं? अक्षर। ठीक है, चाहे वर्ण हो चाहे अक्षर हो। अब वर्ण और अक्षर में डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे चल के किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। फिलहाल दोनों ही जगह वर्ण और अक्षर यूज किए जाते हैं। वर्ण भी लिखा आ जाता है और अक्षर भी लिखा आ जाता है, तो दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे हम चलते हैं कि वर्ण या अक्षर। अब बात करेंगे, देखो वर्णों से हमारे क्या बने? तो वर्णों से हमारे क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों से क्या बनते हैं? हमारे शब्द। ठीक है, ध्यान दीजिए, वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। तो शब्दों को क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए आपका का लिखा है, ला लिखा है, माँ लिखा है, कलम लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? कलम लिखा है। तो ये भी का वर्ण है, ला वर्ण है, माँ वर्ण है। इन वर्णों को मिलाकर एक समूह बनाया, इसी को हम क्या बोलेंगे? शब्द। और वो समूह क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्थक। मतलब वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने लिख दिया इस प्रकार से ला, मा, का, लमक, ठीक है, तो ये सार्थक नहीं है, तो इसको हम शब्द भी नहीं कह सकते। जो सार्थक होगा उसी को हम शब्द boलेंगे। तो हम अगर शब्दों की डेफिनेशन की बात करें तो क्या आ जाएगी? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगली बात करेंगे हम वर्णमाला की। इसी प्रकार आगे क्या आएगा हमारा? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। देखिए वर्णमाला क्या होती है? अब देखिए वर्णमाला में क्या होंगे? वर्ण ही होंगे। वर्णमाला में क्या होंगे? वर्ण होंगे। तो वर्ण किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए आपसे लिखा जाए का है, आ है, ई है, चा है, झा है, ठीक है, जा है।
तो ये कुछ वर्णों को लिखा गया है, लेकिन ये वर्णमाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, व्यवस्थित समूह में नहीं है। तो व्यवस्थित समूह में नहीं है, इसीलिए अगर हम बात करें वर्णमाला की डेफिनेशन की, तो वर्णमाला क्या होती है? यहाँ पर वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या हो जाएगी? व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? हमारा वर्णमाला कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आप वर्णमाला में अ आ इ ई उ ऊ इस प्रकार स्वर लिखेंगे और उसके बाद आप व्यंजनों की स्टार्टिंग करेंगे, का खा गा गा, जो भी आप इस प्रकार से बचपन में ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह। वर्ण क्या है? भाषा का प्राथमिक लिखित रूप, और ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपसे पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या है? ध्वनि है। और अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है आपको, तो आप वर्ण या अक्षर भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो होगी 52। ठीक है, 52। और अगर 52 ऑप्शन में नहीं दे रखा है आपको, तो आप 44 मतलब 44 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बेसिक नॉलेज समझी कि ध्वनि, वर्ण और शब्द और वर्णमाला क्या है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं वर्णमाला के विभाजन। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार से। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? वर्णों का विभाजन, वर्णमाला का विभाजन। और वर्णमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हमारे क्या आ गए? स्वर, और दूसरे क्या आ गए? हमारे व्यंजन। दूसरे क्या आ गए? हमारे व्यंजन। ठीक है, यहाँ से बात कीजिए। देखिए अगर वर्णमाला की बात करें तो 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला स्वर हो जाएंगे और दूसरे क्या हो जाएंगे? हमारे व्यंजन। ठीक है, तो देखिए पहले हम सबसे पहले स्वरों की बात करेंगे, व्यंजनों की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वरों की बात करें, तो स्वरों की बात इस क्रम में करेंगे कि स्वर होते क्या हैं। स्वर होते क्या हैं? तो स्वर क्या हैं? ऐसे वर्ण, वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या आप बोल सकते हो कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, या फिर जिनके उच्चारण में किसी और वर्णों की आवश्यकता ना हो, क्या कहलाएंगे? हमारे स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हमारे स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर होते हैं? आपसे पूछेगा अगर इनकी संख्याओं की बात करें कि स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो देखिए स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है, कितने स्वर हैं? 11। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, आपसे पूछ सकता है कुल स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो कुल स्वर कितने हैं? हमारे 13। और अगर नॉर्मली आपसे पूछा है मुख्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, और अगर कुल लगा दिया आपसे तो कुल कितने हैं? 13 हैं। आपसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, और वैसे भी अगर कोई आपसे पूछे कि स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 11 होते हैं। 11 ही आपको याद रखना है सही से। कुल जब लगाना है, जब कुल मतलब 13 जब लगाना है जब कुल लगाओ, और ऐसी कंडीशन में लगाना है
जब आपका ये 11 ना दे रखा हो। ठीक है, इसी के बाद एक और स्वरों की संख्या है जो आती है 10, जो कितनी आती है 10। मान लो आपको ऑप्शन 11 भी ना मिले, 13 भी ना मिले, तो आप 10 लगा सकते हैं। 10 कब होती है वो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो हमारे जो मुख्यतः स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? 11 हैं। अ आ ई उ ऋ ए ओ और औ। ठीक है, ये हमारे जो स्वर हैं 11 वो अ आ ई उ ऋ ए ओ और औ। तो ये हमारे जो 11 स्वर हैं यही मुख्यतः स्वर माने गए हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यही आपके 11 स्वर होते हैं। जब कुल की बात करेगा तो इसमें आपका कौन से जुड़ जाएंगे? अंग और आहा। ठीक है, अंग और आहा को हम क्या बोलते हैं? अयोग बहा वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोग बहा वर्ण, मतलब अयोग्य है, ना स्वर है ना व्यंजन है, इसीलिए इनको स्वरों की श्रेणी में रखा नहीं गया। इसीलिए संख्या कितनी है? 11। और अगर हम इसको मिला लेते हैं तो इनको संख्या कितनी हो जाती है? 13। इसमें भी अगर हम अंग की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है? अनुस्वर। और इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें आहा की तो ये क्या कहलाता है? हमारा विसर्ग। ठीक है, इसी प्रकार संख्याओं की बात हो गई आपके कि 11 संख्या है कि स्वर होते क्या हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनके उच्चारण में कोई किसी की आवश्यकता ना हो। ठीक है, कितनी संख्या हो जाएगी इनकी? 11, 13, 10। 13 कब 10 11 कब है? जब आपको नॉर्मली पूछा जाए या मुख्यतः पूछा जाए तो 11, कुल पूछा जाए तो 13, और कुछ ना मिले तो 10। कुछ ना मिले का मतलब ये होता है कि कुछ लोग कुछ बुकों में ऋ को स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है, और जब ऋ को स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है तो इनकी संख्या कितनी रह जाती है? 10 रह जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे स्वरों की कि स्वर क्या होते हैं, कितनी संख्या होती है, किस प्रकार से कहाँ पर कैसे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे इनके भेदों की, स्वरों के भेदों की, कि किन स्वरों को किस आधार पर बांटा गया है। तो इनका स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जब स्वरों की बात करें तो स्वरों की सबसे पहले हुई उत्पत्ति। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद कि जब उत्पत्ति हुई तो स्वर कितने प्रकार के थे। तो जब स्वरों की उत्पत्ति हुई तो आपसे पूछेगा तो कितने प्रकार के लगाएंगे? 2 प्रकार के। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी स्वरों की भेद ऐसे नहीं पूछेगा कि नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं इस प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा कि उत्पत्ति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्राओं के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 6 कंडीशन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा मूल स्वर। पहला कौन सा हो जाएगा? मूल स्वर। और इसी प्रकार दूसरा कौन सा हो जाएगा? हमारा संधि स्वर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? हमारा संधि स्वर। ध्यान दीजिए, बात करेंगे हम मूल स्वरों की। तो मूल स्वर क्या हैं? ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम की गई हो, सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई हो वो क्या कहलाएंगे? हमारे मूल कहलाएंगे। तो कौन कौन से स्वर आते हैं? हमारा अ, ई, उ और ऋ। कितनी संख्या हो गई इनकी? 4। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4।
इसी प्रकार देखो संधि स्वर, संधि स्वर कौन से होंगे, जो किसी ना किसी से मिलकर मतलब संधि कर कर बने हों, वो क्या कहलाते हैं, हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ओ और औ। संख्या कितनी हो गई, 7। कहने का मतलब ये है कि इसमें आ से जैसे आ प्लस आ मिला दो तो आ बन जाएगा, आ प्लस सॉरी ई प्लस ई मिला दो तो क्या बन जाएगी, ई बन जाएगी। इसी प्रकार उ प्लस उ मिला दो तो क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। इसी प्रकार ये आगे बताएंगे आपको संयुक्त स्वर आते हैं इस प्रकार के। तो किसी ना किसी स्वर से मिलकर अगर कोई स्वर बना है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा संधि स्वर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने होंगे, 4, और अगर संधि स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने होंगे हमारे, 7। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है। इसी प्रकार अगला बात करेंगे हम इसमें उच्चारण के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब उच्चारण की बात करें, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। सबसे पहला हमारा सब आएगा स्वर ह्रस्व स्वर। ठीक है, कौन सा आएगा पहला, ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर बोल सकते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब या लघु स्वर, लघु का मतलब कम, ह्रस्व का मतलब भी कम, दीर्घ का मतलब ज़्यादा। ठीक है, और तीसरा हमारा हो जाता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, कौन सा, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ह्रस्व का मतलब कम, ह्रस्व का मतलब कम, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वो कौन कौन से होंगे, आ, ई, उ और ऋ। मतलब 1 गुना समय में उच्चरित होने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4। इसी प्रकार दीर्घ मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगे, थोड़ा अधिक समय लगे। मान लो अ बोले आ बोलोगे, ई बोले ई बोलोगे, उ बोले ऊ बोलोगे। ठीक है, ऋ का दीर्घ होता नहीं है तो बाद में जो रह गए ए, ओ और औ, इनको भी हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा बात करेंगे प्लुप्त स्वर की। तो प्लुप्त स्वर क्या होता है, देखिए आपने बहुत से शब्दों के बीच में इस प्रकार से साइन लगा हुआ देखा होगा, चिन्ह लगा हुआ देखा होगा, 3 नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे लिखा जाए इस प्रकार ओम, ठीक है, या आपका लिखा जाए इस प्रकार राम। तो देखिए यहाँ पर इसको ओम ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओम करके पढ़ेंगे। इसे राम ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राम करके पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ह्रस्व स्वर में 1 गुना समय लगता है उच्चारण में, तो दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगेगा और प्लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगेगा। मतलब ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी स्वर के आगे ये जो मात्रा लगेगी तो वो हमें उसका उच्चारण थोड़ा खींच के करना है, देर तक करना है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर। आपको इसमें क्वेश्चन जब पूछता है तो आपको नॉर्मली शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है,
इसी प्रकार आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मात्राओं के आधार पर। अगला क्या है हमारा? मात्राओं के आधार पर। तो मात्राओं के आधार पर क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। जब मात्रा के आधार पर बात करें, मात्रा कैसे होती है? जैसे मान लो पहला है, मात्राओं के अकॉर्डिंग जो पहला स्वर है वो है एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। और तीसरा हो जाएगा हमारा त्रमात्रिक स्वर, त्रमात्रिक स्वर। मतलब ऐसे स्वर जिनके में एक मात्रा यूज की जाती है। आगे जब छंद पढ़ेंगे, मात्राओं पढ़ेंगे आप छंदों में, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा होती है। तो हिरस वाले कम वाले हैं ना, तो कम वालों पे कम मात्रा होती है, हिरस मात्रा होती है, जिसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो आपका कलम लिखा है, कमल लिखा है, तो हम आपको आप का पे आ की मात्रा है तो एक मात्रा, मा पे आ की मात्रा है तो एक मात्रा, और ला पे एक मात्रा है तो आ की मात्रा है तो एक मात्रा। ठीक है। तो और दीर्घ की बात करें तो यही हमारे दीर्घ हैं। जो 7 हमारे दीर्घ स्वर थे वही द्विमात्रिक स्वर हैं। मतलब इनकी जो मात्राएं लगती हैं वो कितनी लगती हैं? 2 लगती हैं। और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं हम किसी भी शब्द के ऊपर। और इनकी मात्राएं तो आपकी 3 काउंट हो ही रही हैं कि जहाँ पर आपको त्रमात्रिक स्वर मिल जाए, मतलब ये जो 3 मिल जाए, तो उसकी मात्रा कितनी काउंट करेंगे आप? 3 करेंगे। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रमात्रिक। ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे आ जाएगा जीवा के आधार पर। आगे के स्वर किसके आधार पर जाएंगे? हमारे जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर बात करें तो भी जीवा के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला आएगा अग्रस्वर, दूसरा हो जाएगा हमारा मध्य स्वर, और तीसरा हो जाएगा हमारा पश्च स्वर। ठीक है। पहला कौन सा है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, और तीसरा कौन सा है? पश्च स्वर। तो अग्र का मतलब आगे, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? जीवा के अकॉर्डिंग। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता हो क्या कहलाते हैं? हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से आएंगे? ई, ए और ए। ई, ए और ए, ये हमारे क्या हैं? अग्रस्वर हैं। और अगर मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में आता है अ। मध्य स्वर में क्या आता है? अ। और मुखी। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? आवृत मुखी। ठीक है, ध्यान दीजिए। व्रतमुखी क्या होता है? मतलब ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में जो मुंह है, मुंह कैसे या ओंठ हैं, वो किस प्रकार होंगे? व्रत के आकार में खुलेंगे। जैसे आपने बोला उ, ओ और औ, उ, ओ और औ। तो उ, ओ और औ हमारे क्या है? हमारे व्रतमुखी स्वर है, जिनके उच्चारण करोगे आप, उ बोलोगे तो लग रहा है मुंह ओठ क्या हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं। तो इसीलिए व्रत के आकार में जो खुल रहे हैं वो उ, क्या हो जाएंगे? हमारे व्रतमुखी। और इसके अलावा जो भी स्वर बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे आवृतमुखी हो जाएंगे। और आवृतमुखी का मतलब ही है, आ का मतलब होता है नकारात्मक। इस आ का जो अर्थ होता है वो नहीं होता है। तो नहीं का मतलब व्रतमुखी, तो जिसमें मुंह व्रत की तरह खुल रहा है। और व्रत
और आ लगा दिया तो ना व्रतमुखी, मतलब जिनमें व्रत की तरह मुंह ना खोले। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होंगे हमारे, 2 प्रकार के होंगे, एक व्रतमुखी और दूसरा हमारा क्या है, अव्रतमुखी। ठीक है, इसी प्रकार आगे की बात करेंगे हम, तो आएगा मुख द्वार के आधार पर। अगला क्या आएगा हमारा, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर। तो मुख द्वार के आधार पर अगर बात करें तो स्वर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। मुख द्वार के आधार पर बात करें तो स्वर कितने होंगे, 4 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, संवृत। दूसरा हो जाएगा हमारा अर्ध संवृत। तीसरा हो जाएगा हमारा विव्रत और चौथा हमारा हो जाएगा अर्ध विव्रत। ठीक है, पहला कौन सा है, संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा विव्रत और चौथा अर्धविव्रत। ध्यान दीजिए, संवृत की बात मतलब मुंह कम सम। ठीक है, तो जहाँ मुंह पूरा कम खुल रहा है या बंद रह रहा है वहाँ पर क्या होते हैं, संवृत स्वर होते हैं। और संवृत कौन कौन से स्वर होंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई और उ, ये हमारे क्या हैं, संवृत हैं, ये हमारे क्या हैं, संवृत हैं। ठीक है, अर्ध संवृत की बात करेंगे तो इसमें ए और ओ ये क्या हो जाएंगे, हमारे अर्ध संवृत हो जाएंगे। विव्रत की बात करेंगे तो विव्रत क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, आ मतलब ऐसा स्वर जिसके उच्चारण मुंह पूरा खुलता है। जैसे मान लो आप बोलोगे आ, तो बोला मुंह पूरा खुल रहा है, तो विव्रत क्या होते हैं, पूरा खुलेगा और यहाँ आधा बंद रहेगा, यहाँ पर पूरा बंद रहेगा, यहाँ आधा खुला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विव्रत आ हो जाएगा। उसके बाद अर्ध विव्रत की बात करें तो आ, ए और औ। ठीक है, आ, ए और औ ये हमारे क्या हो जाएंगे, अर्ध विव्रत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मुख द्वार के आधार पर बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत, अर्ध विव्रत ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा संवृत है, निम्न में से कौन सा अर्ध संवृत है, या निम्न में से कौन सा विव्रत है, या कौन सा अर्ध विव्रत है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रकार बताए आपको, पहला कौन सा बताया था, उत्पत्ति के अकॉर्डिंग, तो उत्पत्ति के अकॉर्डिंग कितने हो गए आपके, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। उसके बाद बात करेंगे हम अपना उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के आपके, 3 प्रकार के। पहला कौन सा था, ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा था, दीर्घ स्वर और तीसरा कौन सा आपका प्लुत स्वर। इसके बाद मात्राओं की बात करें तो मात्राओं के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और 3 मात्रिक। अगला क्या था, उत्पत्ति की, उत्पत्ति हो गया आपका है मुख द्वार के आधार पर। तो मुख द्वार के आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के थे, संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और अर्धविव्रत। ओष्ठ के आधार पर पढ़े आपने, तो ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक व्रतमुखी और दूसरे अव्रतमुखी। इसके बाद आपने एक और प्रकार के पढ़े थे जो थे जीवा के आधार पे। तो जीवा के आधार पर कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो ये आपका सारा स्वरों का वर्गीकरण था कि किस आधार पर स्वरों को किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। कोई भी दिक्कत या परेशानी आए, किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे की बात करेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी में संयुक्त स्वर का। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगला पढ़ेंगे हम संयुक्त स्वर। देखिए ये टॉपिक जो है वो उनके भेदों के अंतर्गत नहीं आता है।
ये अलग से पूछा जा सकते हैं आपसे कि स्वर या संयुक्त स्वर कौन सा है इनमें से, या ये स्वर किन किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, संयुक्त जो स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। पहला हमारा होगा ए, दूसरा ए, तीसरा ओ और चौथा ओ। ठीक है, ए, ओ और ओ। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए, ओ और ओ हैं। सबसे पहला क्या है, ए हो जाएगा। तो ए की बात करें तो आ प्लस ई, आ प्लस ई से, तो आ प्लस ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर ए की बात करें तो आ प्लस ई, आ प्लस ई, या हम इसको आ प्लस ए से भी बना सकते हैं, आ प्लस ए से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो संयुक्त बोल रहे हैं, संयुक्त का मतलब है जोड़ना। तो 2 स्वर मिले और तीसरे स्वर का निर्माण कर दिया, 2 स्वर मिले और तीसरा स्वर बना दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए अगला, अगर ओ की बात करें तो आ प्लस उ, और ओ की बात करें तो आ प्लस उ, और ये आ प्लस ओ से भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, 4। कौन कौन से, ए, ओ और ओ। आ ए किस किस से मिलकर बनना है, आ प्लस ई से। ए किस किस से मिलकर बनना है, आ प्लस ई से या आ प्लस ए से। ओ किस किस से मिलकर बनना है, आ प्लस उ से। और ओ किस किस से मिलकर बनना है, आ प्लस उ या फिर आ प्लस ओ से। ठीक है, तो यह आपकी बात हो गई हमारे संयुक्त स्वरों की। इसके बाद अपने अयुग्म स्वर तो पढ़ ही लिए, एक आगे बात करेंगे हम आगत स्वरों की। अगले क्या आते हैं, आगत स्वर। क्या आते हैं हमारे, आगत स्वर। तो देखिए आगत स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जैसे आपने ये डॉक्टर लिखा देखा होगा। ठीक है, या ऑफ लिखते हैं, ऑफ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो डॉक्टर के ऊपर ये जो मात्रा लगी है या ऑफ के ऊपर ये जो मात्रा लगी है, इसी को हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं। हम बोल सकते हैं कुछ अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए जिस स्वर की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, हम आगत स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा किसी के ऊपर आप जो चंद्रबिंदी ना समझिएगा कि ये चंद्रबिंदी लगी है, ये क्या है, आगत स्वर है जो अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्वरों का वर्गीकरण था और आपने पढ़ा यहाँ पर। अगली बात करेंगे हम व्यंजन वर्णों की। अगली बात क्या करेंगे हम, व्यंजन वर्णों की। तो देखिए स्वरों में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम और अगला टॉपिक बताते हैं आपको कौन सा, व्यंजन। स्वरों के 2 पार्ट, वर्णमाला के 2 पार्ट किए थे आपने, कौन कौन से, एक स्वर थे और दूसरे कौन से थे, व्यंजन। स्वरों को आपने अभी पढ़ा, अगला क्या है हमारे, व्यंजन। आपसे पूछा जाए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 33, 39 और 41 में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते। आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से कौन से। आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं तो आपके कितने हैं, 33 हैं बस। और 33 ही ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल ना के बराबर पूछता है, आपसे पूछेगा नहीं। अगर पूछ लिया तो ये क्रम है आपका, 33 नहीं है तो 39, 39 नहीं है तो 41। ठीक है, फिलहाल ध्यान कितना रखना है आपको, 33। अब व्यंजन वर्ण होते क्या हैं वो समझेंगे। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण करने के लिए कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता हो, क्या कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे मान लो आप क बोल रहे हो तो का में आ की आवाज़ आती है। अगर मान लो आप यहाँ पर का प्लस ई लिख दो तो इसको का प्लस आ को क्या लिखेंगे, का,
और का प्लस ई को क्या लिखेंगे की। मतलब कोई भी व्यंजन वर्ण का अगर उच्चारण करना है, बोलना है, तो उसमें कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता होती है, तभी आप इस वर्ण का उच्चारण कर सकते हो। अगर मान लो इस प्रकार कोई वर्ण लिखा है तो उसका उच्चारण नहीं कर सकते, वो आधा वर्ण माना जाता है, या हम बोल सकते हैं प्योर व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। और व्यंजन वर्ण होते ही वो हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता नहीं है, तो यहाँ पर इनका उच्चारण नहीं हो सकता। और अगर इसमें कोई भी स्वर लगा दे तो उनका उच्चारण हम कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता हो क्या कहलाएंगे, हमारे व्यंजन कहलाएंगे। इसी आपका जो वर्ण विक्षेपण आगे करते हैं, जिसमें डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको इस चैप्टर के बाद वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए ध्यान से, व्यंजन वर्ण क्या हो जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता हो। कितने होते हैं, 33, 39 या 41। अब देखिए बात करें, ये थोड़ा संख्याओं को गौर कीजिएगा। 44 आपका लिखा है और 52 लिखा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 44 और 52 किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए आपने जो स्वर पढ़े थे, वो कितने पढ़े थे, 11, और आप व्यंजन मुख्य रूप से कितने पढ़ रहे हो, 33, तो टोटल कितने हो गए, 44 हो गए। मुख्य रूप से स्वर और मुख्य रूप से व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 44। वर्णमाला में वर्ण अगर 52 नहीं है तो कितने हैं, 44। लेकिन वर्णमाला में वर्ण तो सारे रखे गए हैं, यहाँ पर आपने अंग और आहा नहीं लिया तभी तो 11 हैं, और यहाँ पर बहुत से और व्यंजन वर्ण हैं जो नहीं लिए, इसीलिए 33 हैं। तो यहाँ पर और जो रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से, 11 स्वर तो रखिए यहाँ पर। व्यंजन की बात करें तो 33 व्यंजन ये हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन आप ऐड करो, 4 संयुक्त व्यंजन, तो 4 संयुक्त व्यंजन ऐड करोगे तो हो जाएंगे कितने, 37, और 2 इसमें उच्छिप्त व्यंजन, 2 आप इसमें क्या करोगे, उच्छिप्त व्यंजन ऐड करोगे, जो पढ़ाई और लड़ाई वाले अणा हैं, पढ़ाई और लड़ाई वाले अणा हैं। जब इसको इसमें आप यूज करोगे तो कितने हो जाएंगे, 39, मतलब 39। तो 39 ये हैं, और स्वर में आप 2 ये ऐड करो तो कितने हो जाएंगे, 13। तो जब 13 इसमें ये ऐड करोगे तो टोटल कितने हो गए, 52। ये 2 कौन से हैं, अयोग भाव, कौन कौन से, अंग और आहा। अगर इसको हम मिला देते हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी आती है, वो 13 ही तो आती है, तो इनको अगर ऐड कर लेंगे तो 13 हो गया, 39 13 कितने हो गए, 52। अब देखिए ये 39 से 41 कैसे हुए। मैंने बताया था जो अंग और आहा अयोग वहाँ है, इनकी ना स्वरों में गिनती है ना व्यंजनों में, लेकिन जब इनको स्वरों में रखा जाता है तो उनकी संख्या 13 कर देते हैं, और जब इनको व्यंजनों में रखा जाता है तो 11 स्वर, और जब व्यंजनों में रखा जाएगा इनको तो ये यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 41, तब भी कितने होंगे, टोटल 52 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फेरबदल है संख्याओं का, तो ध्यान रखिएगा। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा इतना, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि व्यंजनों की संख्या और स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या आपको कुल में 13 ध्यान रखनी है, और नॉर्मली पूछे जाए तो 11 ध्यान रखनी है। यहाँ पर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आपकी 33 ही होगी। अब देखिए इन व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरे हमारे आएंगे अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे हमारे जो हैं ऊष्म बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है संघर्षी। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है टच करना। ठीक है, स्पर्श करना मतलब छूना। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ मुंह के अलग अलग अवयवों से या भागों से स्पर्श करती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और का से लेकर मा तक के पूरे 25 या 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है,
अगला क्या है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की बात करें, या, र, ल और वा, ये जो 4 व्यंजन हैं वो हमारे क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के अलग अलग भागों से स्पर्श करना चाहती है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाएगा, वही क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। मतलब जाते जाते रुक जाएगी, ठीक है, जाते जाते रुक जाती है। मान लो अगर तालु पर टच हो रही है लेकिन जाते जाते रुक जाएगी और उनका वर्णों का उच्चारण होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अंतस्थ कहलाते हैं। अगला क्या है हमारा ऊष्म या संघर्षी। देखिए ऊष्म का मतलब गर्म होता है, संघर्षी का मतलब क्या होता है, घर्षण, रगड़। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिसमें ऊष्म मतलब गर्म और संघर्षी का मतलब घर्षण, घर्षण के साथ गर्म वायु बाहर निकले। आप बोलोगे शा, श, स और हा। आप इन तीनों का, चारों का उच्चारण करोगे तो ऐसा लग रहा है रगड़ हो, शा बोलोगे, लगता है थोड़ा सा रगड़ सी हो रही है और गर्म वायु बाहर निकल रही है। तो इनकी भी अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो कितने होंगे, ये 4 होंगे। ध्यान रखिएगा, व्यंजनों के प्रकार पूछे जाएं तो 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। आप स्वरों के प्रकार नॉर्मली, मैंने बताया कि स्वरों के प्रकार नॉर्मली नहीं पूछेगा आपसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ पर आपको देगा, वो वहाँ पे आपको पूछेगा कि उच्चारण की दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से, ओष्ठ की दृष्टि से। लेकिन व्यंजन वर्ण आपके पूछ सकता है नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही प्रकार हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप 25 तो ये हो गए स्पर्श, अंतस्थ कितने हो गए 4 और ऊष्म कितने हो गए 4। तो 25, 4 और 4 कितने हैं, 33 हैं। यही आपके मुख्य रूप से व्यंजन है, तो यही आपके 3 पार्ट हैं। अगले जो है वो अलग से पूछ सकता है कि संयुक्त तो व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे आगे हम। अगला टॉपिक क्या है हमारा, संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त जो स्वर पढ़े थे आपने अभी, तो संयुक्त स्वर क्या थे, जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो व्यंजन वर्णों से मिले हों वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं, पहला आएगा छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ठीक है। छ, त्र, ज्ञा और स्रा कितने होंगे, हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त हैं तो किसी ना किसी से मिलकर बने होंगे। तो का प्लस शा से क्या बनेगा, छ, त प्लस रा से बनेगा त्र, जा प्लस यहाँ से बनेगा ज्ञा या ज्ञा बोलते हैं आप, ठीक है। स्रा मतलब शा प्लस रा से बनेगा स्रा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला वर्ण देखिए सब में आधा है और दूसरा पूरा है। दूसरा पूरा है क्योंकि उसका उच्चारण करने के लिए उसमें कोई ना कोई स्वर लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये ऑप्शन इस प्रकार से भी मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये सभी कंडीशन सब में फॉलो होगी। तो ध्यान रखना दोनों आधे नहीं होंगे, पहला पूरा दूसरा आधा नहीं होगा, या दोनों पूरे नहीं होंगे, पहला आधा और दूसरा पूरा होगा। या अगर दोनों आधे हैं तो इसके साथ कोई स्वर लगा दो आ, तो भी ये बात वही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये और ये ऑप्शन ठीक है, ये दोनों गलत है, और ये हटा दिया तो ये भी गलत है। ध्यान रखना पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा संयुक्त व्यंजन जो हैं वो 4 हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। छ किस से मिलकर बनेगा, का प्लस छ, ठीक है। त्रा किस से मिलकर, जैसे कक्षा बोलते हो आप, कक्षा बोलते हो, जब कक्षा आप बोलते हैं तो देखो कक्षा ऐसे तो लिखा जाता है। अब आपने इस का उच्चारण किया क, और आप फिर का बोलते हो कक्षा, तो दूसरे का उच्चारण कहाँ से आता है कि छा में पहले क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए आप कक्षा बोलते हो। अब यहाँ पर
त्रा है तो त्रा प्लस रा त्रा हो जाएगा। ज्ञा मतलब जा प्लस यहाँ, कभी कभी देखा कुछ लोग ज्ञा बोलते हैं, तो जा प्लस यहाँ ज्ञा, ठीक है। और इसी प्रकार क्या है स्रा, तो शा प्लस रा स्रा हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए संयुक्त व्यंजन। तो वर्णमाला के क्या क्या आपने पढ़ा, स्वरों को जाना, व्यंजनों को जाना। इसी क्रम में एक चीज़ और जानेंगे हम, वो है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, ठीक है। आगत देखिए, आगत स्वर थे, डॉक्टर के जो ऊपर जो मात्रा लगती है वो आगत स्वर हो जाएंगे। यहाँ पर जो आगत स्वर हैं वो का, खा, गा, जा और फा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से ये आपके जो आगत व्यंजन हैं वो 5 ही हैं। आपसे संख्या पूछी जाए ना, कभी आपसे अगर कभी संख्या पूछी जाए तो वो कितने होंगे, 5 ही होंगे, ठीक है। जो मुख्य रूप से हैं वो 5 ही हैं। क्या होते हैं, अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, ये का, गा, जा, फा नहीं है। किसी वर्णों, इन वर्णों के नीचे जो ये नीचे लगा है, ये बिंदी लगी है ना, इसको नुक्ता बोलते हैं। तो ये अरबी और फारसी के शब्दों में लगे होते हैं। तो आप अरबी और फारसी के शब्दों में जो वर्ण के नीचे नुक्ता लगा होता है तो वही हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं, जो कि संख्या में कितने हैं, 5 हैं। जैसे मान लो आपने ये गज़ल है, गज़ल, तो ये गज़ल नहीं होता है, क्या होता है, गज़ल होता है। बोलने में थोड़ा डिफरेंस होता है अरबी और फारसी के शब्दों में। जैसे मान लो आपने लिखा बाजार, तो बाजार नहीं होगा, क्या होगा, बाजार होगा, क्या होगा, बाजार। तो इसी को हम बोलेंगे आगत व्यंजन। संख्या अगर पूछी जाए तो 5 होती है, का, खा, जा, का, खा, गा, जा और फा। लेकिन सबका उच्चारण थोड़ा सा अलग प्रकार से होता है, क्योंकि नुक्ता का कुछ ना कुछ असर वर्णों पर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों को हमने यहाँ पर समाप्त किया है। अभी वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्णों का कुछ वर्ण अलग से पूछे जाते हैं कि आपका अर्ध स्वर है या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, पार्श्विक हैं, लुटित हैं, काकल्य हैं, बर्थर्ड हैं, ठीक है। तो ये वर्ण आप आगे वाली, इससे आगे जो वीडियो में जानेंगे। तो हिंदी की कोई भी निःशुल्क कक्षा आपको यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हिंदी की निःशुल्क कक्षाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।